Good morning, dear student. Welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो है वो आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। और इसकी पिछली 2 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण अतिलंघित प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने भी वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आपका कि क्या मूल्यांकन वर्गीकरण में सहायक है। तो बात हो रही है यहाँ पर मूल्यांकन की। मूल्यांकन वाला टॉपिक जो है वो आपका शैक्षिक मूल्यांकन वाले आपको पेपर 2 में भी मिलेगा, और ये मूल्यांकन आपका इस बार हिंदी विषय में भी है। तो मूल्यांकन दोनों में समान ही है, ठीक है ना। अगर आपने मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो दोनों ही क्लासेस में जो है वो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में जो है वो आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। चलिए, तो मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो क्या मूल्यांकन वर्गीकरण में सहायक है? जी हाँ, बिल्कुल ये सहायक है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम तुलनात्मक रूप से विषयों का अध्ययन करते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उनकी विशेषता और उनमें होने वाली कमी के बारे में हम पता लगाते हैं। कोई चीज़ कितनी बेहतर है, किस चीज़ में क्या कमी रह गई है, इन सभी का पता हम मूल्यांकन के द्वारा लगा सकते हैं। अगर जैसे हम बात करें कि किसी कक्ष में बच्चे हैं, हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग प्रकार की होती है, उनकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। अगर हम बच्चों का मूल्यांकन ना करें तो क्या उनकी विशेषताओं का पता हमें लगेगा? जी नहीं लगेगा, ठीक है। और ना ही हम उनको उनकी विशेषताओं के अनुरूप फिर वर्गीकृत कर पाएंगे। तो अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो है वो विशेषताओं और कमियों से हमें अवगत कराता है, जिसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और वर्गीकरण के द्वारा हमें ये सहायता मिलती है कि फिर चीज़ों में कितना सुधार किया जा सके और किस तरह का सुधार किया जाए, है ना। तो वर्गीकरण में मूल्यांकन बहुत सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। अगर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण की बात करें तो मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्यों, प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण, इसके अलावा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। अब मूल्यांकन की अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसमें हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला मूल्यांकन के साधन, मतलब किन किन विधियों से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि का आप मूल्यांकन कर रहे हो तो आप क्लास टेस्ट ले सकते हो, लिखित टेस्ट ले सकते हो, मौखिक ले सकते हो, है ना। उसके अलावा तो ये आपके मूल्यांकन के साधन हो जाते हैं। दूसरा कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण। देखिए कि जैसे आप कोई बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। एग्ज़ाम भी एक तरह की मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है। तो एग्ज़ाम आने से पहले रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बच्चों के जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। फिर कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, है ना। और शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण मतलब किस लिए आप मूल्यांकन करने वाले हैं। भाई मूल्यांकन करने का कोई ना कोई आधार तो होगा ना। या अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कर रहे हो तो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाओगे। अगर आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हो तो यानी आप IQ टेस्ट करना चाह रहे हो। आप किसी खेल का, है ना, किसी खेल प्रतियोगिता को जो है वो कर रहे हो, आयोजित कर रहे हो, तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, है ना, उनका मूल्यांकन करने के लिए आप कर रहे हो। तो एक तो उद्देश्य होना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। तो मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और मूल्यांकन जो है वो अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन ये नहीं है कि कोई बच्चा गुस्से है तो आप उसको शांत बना दोगे, ये मतलब नहीं होता है। यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन का मतलब ये है कि आप बच्चे को कुछ नया सिखा सकते हो। नया सीखने पे भी तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स टफ लगती है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी गई, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझा दी गई, तो आपको मैथ्स आने लग गई, तो अब आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं।
नंबर 1 इसमें आता है कि रुचियों एवं मनोवृत्तियों का विकास कर सकते हो। ठीक है ना, मूल्यांकन करके आप बच्चों की रुचियों का, उनके जो इंटरेस्ट के जो फील्ड है उनका पता लगा सकते हो और बच्चों को उसी प्रकार से सिखा सकते हो कि उनका जो फेवरेट मतलब फील्ड है ना, उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण दे के हम उनका बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। नंबर 2 कि छात्रों की चिंतनशीलता, चिंतन मतलब कि किसी चीज़ को विचारना, सोचना। तो अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे बच्चों की चिंतनशीलता का भी विकास होता है। और अगर हम बच्चों को कोई चीज़ मूल्यांकन के लिए दे दें तो हम मूल्यांकन करते समय किसी भी चीज़ के पक्ष विपक्ष, उसकी अच्छी चीज़ें, उसके बुरे पक्ष के बारे में पता लगाते हैं, जिससे कि एक चिंतनशीलता का विकास होता है। अर्जित ज्ञान में वृद्धि होती है। मूल्यांकन के द्वारा जो बच्चों का नॉलेज है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम उन्हें उनकी कमियों का पता लगता है तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम उन्हें और ज़्यादा ट्रेंड करते हैं और ज़्यादा पढ़ाते हैं, जिनसे कि उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य मतलब जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है ना आपको पढ़ाने का। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए हमें। तो इसमें पहला आता है जो शिक्षण उद्देश्य से संबंधित हो। तो हमें ऐसी परिस्थिति को डेवलप करना चाहिए, ऐसा जो है वो माहौल बना लेना चाहिए जो कि हमें उस संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करे। जैसे कि आप विज्ञान में कोई चुंबकीय धारा वाला टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि बच्चे जो है वो विद्युत धारा को अच्छे से समझ लें, तो आप अमीटर ले आएंगे, वोल्ट मीटर ले आएंगे, एक पूरा सर्किट तैयार कर लेंगे और फिर उस सर्किट पे धारा को प्रवाहित करके अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक उनको दिखाएंगे, जिससे कि बच्चों को धारा के प्रवाह की दिशा के बारे में ज्ञान होगा और धारा प्रवाह के बारे में वो काफ़ी कुछ चीज़ें जान पाएंगे। तो शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ता है, जिससे कि हम उचित तरीके से बच्चों को चीज़ें सिखा सकें। नंबर 2 कि विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप, भाई जिस विधि से बच्चे इंटरेस्टिंग वे में समझ पाते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो प्रायोगिक तरीके से, जब उनको कोई मॉडल के द्वारा कोई आप उसको उन्हें एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कुछ चीज़ें सिखाते हो तो उनमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए जो कि बच्चों के रुचि के अनुरूप हो, है ना, जो कि उनका ध्यान आकर्षित करने में सहायक हो। नंबर 3 इसमें आ जाता है कि जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हो। भाई आप कोई एक्सपेरिमेंट करके भी सिखा रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने विद्युत धारा वाली बात कही, तो क्या इस तरह के प्रायोगिक प्रदर्शन आप कक्षा 5 के बच्चों को करके दिखा सकते हो क्या वो अमीटर वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे ना। तो कोई भी शिक्षण अधिगम सामग्री को जब आप इंक्लूड करते हो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, तो हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बच्चों की आयु वर्ग के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है ना, आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, है ना, वो परिपक्व ही नहीं है कि इन चीज़ों को समझ सके। तो ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है। अभिव्यक्ति क्या होता है कि अपने विचारों का प्रकटीकरण, है ना। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ किसी टॉपिक को लेके मेरे क्या विचार है, वो मैं आपको मौखिक रूप से आपके आगे प्रकट कर रही हूँ, तो यही अभिव्यक्ति हुई। तो किसी भी विषय को लेकर आपके जो स्वतंत्र विचार होते हैं उनको जब हम किसी माध्यम से, चाहे वो लिखित भाषा के माध्यम से हो या फिर मौखिक भाषा के माध्यम से हो, जब हम किसी दूसरे के समक्ष उसे प्रकट करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। अब मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? तो प्रोफेसर रमन बिहारी कहते हैं कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग करता है वही मौखिक अभिव्यक्ति है। अभी आपने थर्ड सेमेस्टर में भी ये सब हमने पढ़ा है, अभिव्यक्ति के बारे में भी पढ़ा था हमने, कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? जब हम मौखिक भाषा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएगा।
अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। भाई हम किस तरीके से बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो देखो, गीत गाकर, कहानी सुनाकर, वाद विवाद के द्वारा, आशु भाषण के द्वारा, है ना, चर्चा परिचर्चा करके, ये सभी विचार विमर्श के द्वारा, इन सभी विधियों से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन और विधाएं। तो लिखित माध्यम कौन कौन से होते हैं अपने अभिव्यक्तिकरण करने के लिए? तो आप कहानी लिखकर, कविता लिखकर, है ना, कोई भी दृष्टांत लिखकर, संस्मरण के द्वारा, रिपोर्टाज के द्वारा, नाटक लेखन के द्वारा, पत्र लेखन के द्वारा, निबंध लेखन के द्वारा, आत्म कथा के द्वारा, है ना, एकांकी लिखकर आप सभी प्रकार से अपने भावों को प्रकट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या हैं? कि भाई मौखिक अभिव्यक्ति को और अच्छा करने के लिए आप किस तरह के साधनों का उपयोग कर सकते हो। तो पहला चित्र पठन, है ना, बहुत सारे चित्र बना दिए गए, उस चित्र को देखकर आपको उस सीन में क्या प्रदर्शित किया गया है ये बोलना है ना। इस तरह के प्रश्न हम जो है वो क्लास 4th तक देख सकते हैं बच्चों की पाठ्य पुस्तक में, कि चित्र देखो और लिखो, ऐसा करके लिखा रहता है। तो उसमें काफ़ी सारे डायग्राम होते हैं, कोई मेले का चित्र होता है, कोई पार्क का चित्र होता है, और फिर बच्चों को उसके बारे में 4 लाइनें लिखनी होती हैं, है ना। तो ये चित्र पठन में आ जाता है। अगला कहानी पाठ, कहानी पढ़वा कर, है ना, कविता पाठ करवा कर, अभिनय तथा अनुसरण करके, है ना, नाटक करके, और वाद विवाद, ये सभी आपके मौखिक अभिव्यक्ति के एक अच्छे साधन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है उचित अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। तो लिखित अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? नंबर 1 कि लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा, है ना, महत्व आ जाता है ना, तो आप हमेशा क्या करोगे, इनको पॉइंट्स में लिखोगे, ऐसे पैराग्राफ में मत लिख कर आना। नंबर 1 हम लिख देंगे कि लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इनके जैसे महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं हैं, पर हम फिर भी इनके विचारों से अवगत हैं, है ना। हम इनके विचारों से, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने कहा वेदों की ओर चलो, हमें कैसे पता पड़ा कि ये उनका कथन है? क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें लिखित रूप में हमें हमारे समझ जो है वो प्रस्तुत की गई, है ना। तो लिखित अभिव्यक्ति जो है वो विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा कि कई लोग बोलने में सहज अनुभव नहीं करते हैं, वो बोलकर अपने अभिव्यक्तिकरण को नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में लिखना जो है उनके लिए बड़ा अच्छा जो है वो एक साधन हो जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, शब्दकोशों में वृद्धि होती है, वर्तनी में सुधार होता है, व्याकरणीय दृष्टि से हमारी भाषा काफ़ी सुधरती है। तो ये सभी जो है हमारे लिखित अभिव्यक्ति के महत्व हो सकते हैं। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति की विधियां बताइए। तो देखिए, अनुकरण विधि, आप किसी को कॉपी करके लिख सकते हो, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि, रचनात्मक विधि, ये सारी ही विधियां लिखित अभिव्यक्ति की हैं। अगला प्रश्न है सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम बच्चों को सुंदर लिखना कैसे सिखा सकते हैं, उनके हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर 1, एक तो उनके बैठने का ढंग सुधारा जाए। कई बच्चे बिल्कुल कूब निकाल कर बैठे रहते हैं, एकदम झुक कर लिखते हैं, कई बच्चे लेटे लेटे लिखते हैं, तो ये गलत तरीके होते हैं। तो सबसे पहले उनका बैठने का ढंग सुधारें, फिर उपयुक्त वातावरण दें। भाई अच्छा कंसंट्रेशन बन सके, उनका लिखने में इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए उनको उचित वातावरण होना चाहिए, किसी भी तरह का विघ्न नहीं आना चाहिए लिखते समय। फिर लिपि, है ना, एक उचित लिपि का प्रयोग किया जाए, जिनको लिखने में वो सहज हो, जिसका ज्ञान उनको हो। सीधी लिखाई, एकदम सीधी लाइन में लिखना उनको सिखाया जाए। अक्षरों की बनावट पे ध्यान दिया जाए, भाई अक्षर न तो ज़्यादा बड़े हों न ज़्यादा छोटे हों, एकदम सिमेट्री में हों, सुडोल हों। कलम पकड़ने की विधि, पेन पकड़ना उनको सही तरीके से, जब तक वो पेन ना पकड़ेंगे तब तक उनको सुलेख नहीं आ पाता। कागज़ की आंखों से दूरी, एक निश्चित दूरी पर ही अपनी नोटबुक होनी चाहिए, तभी हम सही प्रकार से लिख सकते हैं। कई बच्चे आपने देखा ना टेबल कुर्सी पे भी बैठ के पढ़ते हैं,
कई स्टूडेंट होते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा कि टेबल पे बहुत ज़्यादा झुक कर लिखते हैं, बिल्कुल अपना सर जो है वो कॉपी में गड़ा देते हैं, तो वो भी एक गलत तरीका हो जाता है। ठीक है, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, तो उससे उनकी हैंडराइटिंग में बहुत सुधार हो जाता है। अगला प्रश्न है त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंते हैं ये, ठीक है ना, दंते हैं ये अपने दंते वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारी जीवा जो है वो दांत से टच होती है। अगला, आग तथा हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? तो आग का अग्नि हो जाता है और हाथी का गज। तत्सम रूप क्या होते हैं? उनके संस्कृत में जो उनके शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार क्या कहलाता है? प्रत्युपकार कहलाता है। ठीक है ना, ये सारे ही टॉपिक मैं आपको एक एक सेशन में करवा दूंगी। तत्सम तद्भव हो गया आपका, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी आपको करवा दिए जाएंगे एक एक प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। ठीक है, अगला है आपका 12 बाट होना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो बंटवारा होना। अब 12 बाट का देखो कि रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया, मतलब 12 हिस्सों में बट जाना। 12 बाट मतलब हिस्सों में बट जाना, बंटवारा हो जाना। अगला प्रश्न है किसी भाषा का स्वरूप निश्चित होता है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर लिया। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो जो अनौपचारिक भाषा होती है, जो हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, हाय हेलो अरे क्या कर रहा है बे, बैठा है क्या, है ना, जिसमें हम किसी भी हमारी क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग कर लेते हैं, उसमें कई सारी व्याकरणीय अशुद्धियाँ भी होती हैं, है ना, तो ये अनौपचारिक भाषा होती है। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो कि, है ना, दो अन्य शब्दों से मिलकर बने हो, पर उनका जो अर्थ है वो उन दोनों ही शब्दों से बिल्कुल भिन्न हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? योग रूढ़। कल बताए थे मैंने आपको, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि कौन कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ जो है वो सम्मिलित होने वाले शब्दों से बिल्कुल अलग होता है, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है ना, दशा प्लस आनंद, तो दशानंद। दाशानंद किसका नाम है? वो तो रावण का नाम है, पर दशा का मतलब 10 होता है, आनंद का मतलब सर होता है, तो दोनों शब्दों का अर्थ तो अलग है, पर जब दोनों को कंबाइन किया तो एक तीसरा ही अर्थ वाला शब्द बन गया। अगला प्रश्न है हरिओत जी का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या से उपाध्याय इनका पूरा नाम था। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखना है, तो उन्नति का अवनति और कृपण का दाता या फिर खर्चीला हो सकता है ना। कृपण यानी कि देने वाला, कृपण का जो विलोम है वो हो जाएगा दाता। अगला प्रश्न है सावन तथा किसान का तत्सम रूप क्या है? तो सावन को श्रावण मास कहते हैं, सभी को पता है, किसान को कृषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आंसू काव्य की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है ये आंसू, याद रखने हैं, इनसे भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है आकाश से तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आकाश से तारे तोड़ना एक असंभव कार्य है, तो इसका अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना। वाक्य में प्रयोग करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मैच जीतना जो है वो आकाश से तारे तोड़ लेने जैसा है। खैर ये तो वाक्य में प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो कई बार पाकिस्तान से जीता है, तो ये कोई असंभव कार्य तो नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी अपने अनुसार जो है वो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन से कवि माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो है वो महाप्राण के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी को, ये याद रखिएगा आप इनकी उपाधियां। अगला है उत्साह और चितेरे शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो उत्साह को उत्साह कहा जाता है और चितेरे को चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो सबके लिए उपयोगी हो, तो सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक जो जिसका उपयोग सब कर सकते हो। अगला प्रश्न है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति जो है वो प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अब देखो नील कमल सी, तो सी शब्द आ रहा है ना, सी सा जैसा, तो ये क्या हो रहा है? आप उपमा दे रहे हो कि उसका मुख कैसा है? नील कमल सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार हो जाता है। अलंकार भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे, डोंट वरी। अगला प्रश्न है आकाश का चांद हाथ आना
मुहावरे का अर्थ क्या है? तो असंभव कार्य होना, तारे तोड़ लाना, आकाश का चांद हाथ आना, है ना, दोनों एक जैसे ही है। कि हमारे भारतीय नेताओं ने भ्रष्टाचार छोड़ दिया, तो यानी ऐसा लगा मानो कि आकाश का चांद हाथ में आ गया। अगला प्रश्न है, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना। अगला प्रश्न है, चातुर्दिक तथा यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इस समास आपके पिछली सेमेस्टर में भी था, इस सेमेस्टर में भी है। तो चातुर्दिक में चातुर आ रहा है ना, तो चातुर क्या है? एक संख्यावाचक शब्द है, तो द्विगु समास होगा। अगला यथाविधि, तो यथा शब्द आपका अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोकिला एवं कूप शब्द का तद्भव क्या होगा? तो कोकिला यानी कि कोयल और कूप यानी कि कुआं, है ना, नलकूप, कूप शब्द रहते हैं ना, कुएं के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्र तथा सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिख दिए। तो प्र से प्रहार, है ना, प्रहार, प्रचार, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हो सकता है, प्रकाश हो सकता है। सु शब्द से सुगम, सुविचार, सुलभ, है ना, सुगुना, तो ये सभी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची। तो समुद्र के हो जाएंगे आपके सागर, रत्नाकर, जलधि और अरोती। ये शब्द जो है वो आपके समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी ही क्लासेस जो है विलोम शब्द, इनका एक आपका कंबाइंड सेशन लिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन टॉपिक है। तो जल्द ही ये सेशन लेकर आऊंगी मैं, जिससे कि आपके सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक दंत और नील कमल में प्रयुक्त समास। तो एक दंत में एक शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास भी हो सकता है, परंतु एक दंत चूंकि श्री गणेश का नाम है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास जो है वो सबसे उपयुक्त रहेगा, है ना। अगर आपका बहुब्रीहि और द्विगु समास दोनों आते हैं, तो आई होप कि बहुब्रीहि समास जो है वो इसका सही उत्तर होना चाहिए। नील कमल, तो यहाँ पर जो है वो उपमा दी जा रही है कि नीला है जो कमल, है ना, गुण बताया जा रहा है ना, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो प्रथम पद यहाँ पे विशेष्य है और विशेषण है, और दूसरा पद आपका विशेष्य है। तो नीला है जो कमल, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे हम। अब मिलेंगे इवनिंग की 8 बजे वाली क्लास में। आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो है वो मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 8 बजे होती है। आज थोड़ा लेट हो गई क्लास, इसलिए 11 बजे आपके सामने है, पर वैसे क्लास का टाइमिंग 10 बजे रहेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब शाम 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।